बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ लाइन एंड दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर इमरान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं और अगर पिछले 24 घंटों का मौज़ना किया जाए तो तकरीबन 3000 के करीब लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हुए और उनमें से 60 के करीब लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। नाज़रीन, इस कोरोना के दौरान जो भी एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट ने आपको बताई हैं उन पर अमल करते हुए अपनी खुराक को किस तरह से बेहतर बनाना है और उस खुराक का आपकी सेहत को बेहतर रखने के लिए क्या उसमें उसका रोल होगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ लाइन में। हमारे साथ मौजूद हैं हफ्सा नसीर और ज़ैनब खुर्रम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और ये जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था बच्चों की उसके न्यूट्रिशन के हवाले से, वो आज जो है वो ड्यू टू कोरोना की जो दूसरी लहर है उसको, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था लोगों को हम अवेयरनेस दें इस बारे में भी। तो सबसे पहले तो काइंडली बताइएगा कि कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, डाइट का उसमें क्या रोल है? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने कहा कि आजकल ये ऐसी सिचुएशन हुई हुई है कि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम इस बारे में बात करें और हम डिस्कस करें कि न्यूट्रिशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या इम्पैक्ट है। तो कोरोना बेसिकली यही हमने देखा है कि इम्यूनिटी, हर जगह यही बात हो रही है कि इम्यूनिटी जिसकी कम है, जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, वो कोरोना से इफ़ेक्ट हो रहा है। इसी तरह जो लोग बीमार हैं, बूढ़े हैं उम्र में, वो पहले इसका शिकार बन रहे हैं। तो इससे यही है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमने जो है वो अपनी बढ़ानी है और कॉम्पैक्ट रखनी है, और उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो हमारा डाइट के साथ होगा कि इम्यूनिटी हमने अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है और उसके लिए स्पेसिफ़िक ऐसे फूड्स जो हैं वो हमने इस्तेमाल करने हैं, उनको अपनी डेली खुराक का हिस्सा बनाना है कि जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें। कि जितनी अच्छी बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगी उतने ही चांसेस कम हैं कि ये वायरस जो है ये आपकी बॉडी को अटैक कर सके। और अगर किसी वजह से फिर भी ये हो जाता है तो बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ आप बेहतर इसको फ़ाइट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो बहुत सारे फूड्स हैं जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे न्यूट्रिशन हर जो है वो एज में, हर तरह की बीमारी में उसका एक रोल है, वैसे ही इम्यूनिटी में भी न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वायरल इन्फेक्शन जितनी भी हैं उनका एक डायरेक्ट लिंक है इम्यूनिटी के साथ। हाँ, और ये अटैक ही उन लोगों को करते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। थैंक यू वेरी मच। जी हफ्सा, काइंडली बताइएगा कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पे जो खुराक इस्तेमाल करते हैं एक रूटीन के तौर के ऊपर, उसमें से कौन कौन से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे अज्जा हैं जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं? अच्छा, मेरा एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ये मानना है कि 80% जो आपकी इम्यूनिटी है वो आपकी गट के साथ इन्वॉल्व है, आपके निज़ाम के साथ। अगर आपका निज़ाम अच्छा है, आप बहुत अच्छी, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। उसमें जो सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आज से ही आपने जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, जितने लोग भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ उसमें दही का इस्तेमाल है। दही आपके स्टमक को जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। दूसरा, लहसुन अदरक के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, जिंजर और गार्लिक के हवाले से। हमारे यहाँ आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बीइंग एशियन हम जितनी भी खाने बनाते हैं, बीइंग लेडी, जैसे मैं घर में खाना बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा लहसुन अदरक का इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि हम तो ऑलरेडी वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब मेरा ये मानना है कि जब हम उसको कुक करते हैं, हमारा कुकिंग मेथड्स हमारे कुछ इस तरह के, हम सालन को बहुत ज़्यादा भूनते हैं, उसको बहुत ज़्यादा कुक करते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं वो उसमें मर जाते हैं, उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हम गार्लिक के हवाले से बात करते हैं, लहसुन के हवाले से बात करते हैं। लहसुन के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि लहसुन में जो है वो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि उसमें एलिसिन होता है। ठीक है, उसको अगर आपने एक्टिव करना है, उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो लहसुन की तूड़ी है एक, अगर आप खाना शुरू करते हैं, तरीका ये है कि आपने उसको काट के हवा में रख देना है। ठीक है, 5 से 7 मिनट उसमें हवा लग जाए तो उसमें एलिसिन जो है वो एक्टिव हो जाता है। और फिर वो जो है उसको आपने पानी के साथ खाना शुरू करना है। ठीक है, अच्छा, अगर आप उसको साबुत लेंगे वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आपकी पूरी गट तक वो जाएगा। ठीक है ना। तो जितने भी आपके पैथोजेंस हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो उन सबको किल करता है। ठीक है, और उसको खाने का भी एक तरीका है कि आपने 20 से 25 दिन के लिए स्टार्ट कर देना है।
लहसुन जो है, अगर आपसे पूरी तोड़ी नहीं खाई जाती, अगर आप वो पूरी नहीं खा सकते तो पूरी का मतलब है कि एक पीस जो होता है, एक पीस जो होता है, अक्सर लोग उसको पोथी प्रोनाउंस करते हैं, अक्सर तोड़ी प्रोनाउंस करते हैं, हाँ बिल्कुल, एक जो पीस होता है वो अगर आपसे पूरा नहीं खाया जाता तो आपने 1/4 पार्ट से स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। 1/4 उसको लेके उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको ऐसा आपने पानी से निगलना शुरू कर देना है। 20 से 25 दिन के लिए आपने खाना है, ठीक है। और फिर उसमें एक ऐसा प्रोसेस है, आपको अपने अंदर से उसकी स्मेल आने लग जाएगी 20 से 25 दिन के बाद, फिर इट्स टाइम टू स्टॉप, फिर आपने उसको खाना बंद कर देना। मतलब ये कि आपकी बॉडी में एलिसिन पूरा हो गया और इतने अच्छे एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं कि आप बहुत ज़्यादा इम्यून हो जाएंगे, उससे आपका स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम जिंजर के हवाले से बात करते हैं, अदरक के हवाले से बात करते हैं, उसमें भी 63 न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं वो दरियाफ्त हुए हैं अदरक में, जो सारे के सारे ह्यूमन गट के लिए बहुत बेहतर हैं। और क्या उसको भी खाने का तरीका इसी तरह से है? क्योंकि यूजुअली तो हम उसको कुक करके ओवर कुक करते हैं। हाँ जी, तो फूड को अच्छा वो भी सेम है कि अगर आप उसको सालन में कुक कर रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा। आपने अदरक को अगर लेना है तो उसका कावा बनाएं। अदरक डायरेक्टली कहते हैं एंटी एजिंग है, प्री मेच्योर एजिंग को प्रिवेंट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को खड़ा करता है, आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो बहुत अच्छा जो है कह लें कि एक किस्म की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अदरक आपके स्टमक को सूद करता है, आपके स्टमक में से एयर रिलीज करता है, आपका वेट लूज करता है। अगर आपने अदरक लेना है उसका तरीका ये है कि आप एक जो अदरक है 1 चम्मच उसको कद्दूकश करें, क्रश करें ताकि उसका वाटर भी निकल आए, उसका पानी भी निकल आए, फिर आप उसका कावा बनाएं। फॉर एग्जांपल आपने 6 कप रखा है तो आप उसमें से 3 कप इतना उसको बॉईल करें कि 3 कप रह जाएं और उसके बाद फिर आप उसको 1 चम्मच शहद लेके जो है वो उसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। कोविड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोविड से आप बचे हुए हैं, फिर भी अगर आप नहीं बचे, अगर आपको हो गया है तो आपने इस कावे का इस्तेमाल आज से लाज़मी तौर पे कोविड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको ये प्रिवेंट करता है बहुत ज़्यादा। जो रिसर्च है लेटेस्ट उसमें ये कहा जाता है कि इवन ये जो एपोप्टोसिस है प्रोसेस जो उसको भी उसमें भी हमारे लिए हेल्पफुल है। कैंसर को भी जो है वो उसमें बड़ा इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये हम अपनी रूटीन में ऑलरेडी जो है वो नॉर्मल उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी। तो बेसिकली आपने योगर्ट का बताया, गार्लिक और जिंजर जो है, ये 3 चीज़ें जो हैं इनका अगर हम रूटीन से इस्तेमाल करें तो हमारी क़ुव्वत मदाफ़त को ये बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थलाइन, हम बात कर रहे हैं खुराक के ऊपर जो कि क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। एक वक्फे की तरफ चलेंगे और विल सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक टू हेल्थलाइन और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब खुर्रम एंड हफ्सा मुगल और बात कर रहे हैं फूड के ऊपर। ज़ैनब, जिस तरह हफ्सा ने बताया अभी के जिंजर के बारे में, गार्लिक के बारे में और योगर्ट के बारे में, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी खुराक है जो आप एडवाइस करेंगे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना, हफ्सा ने भी यही बात की कि कोविड में हमें उससे बेस्ट प्रिकॉशन है कि आप अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको बूस्ट करें। तो जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो विटामिन सी आ जाती है। हम पहले भी इस पे बहुत बात कर चुके हैं कि विटामिन सी जो है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेट कह लें कि हम जब भी विटामिन सी की बात करते हैं तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट सबका ये है कि ये सिट्रस है, कि लेमन हो गया और ऑरेंजेस हो गए तो जी, या ग्रेप फ्रूट्स हो गए। लेकिन हम जब आपको बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट में ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि बहुत सारी फूड की ऐसी सोर्सेज हैं जिनमें इन सिट्रस से ज़्यादा विटामिन सी है और हम उनको कंसिडर नहीं कर पाते। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी शिमला मिर्च है, बेल पेपर्स जिसे हम कहते हैं, स्पेशली अगर आपको वो रेड या येलो बेल पेपर्स मिल जाती हैं। इसी तरह जो अमरूद है उसमें जो है टमाटोज हैं, ये टमाटर, इन सब चीज़ों में जो है वो सिट्रस से ज़्यादा विटामिन सी है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को अपनी खुराक का हिस्सा बना लेंगे, ऑलरेडी ही हमारी डाइट में शामिल हैं, लेकिन जैसे हम लोग इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अगर हम इनको अपनी खुराक का हिस्सा बना लें, और स्पेशली अगर हम कोविड के हवाले से बात करें तो बहुत सारी रिसर्चेज में ये चीज़ अब प्रूव हो गई है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो है वो कम से कम फ्रूट्स की जो है वो 2 से 2.5 कप की सर्विंग और वेजिटेबल्स की 2.5 से 3 कप की जो सर्विंग है वो आपकी डेली की डाइट में इंक्लूडेड हो। तो जैसे हमें ऑब्वियसली पता होगा कि ये रिच फूड्स हैं तो आप उनको इंक्लूड करने की कोशिश करें। इसी तरह फिर जैसे हफ्सा ने दही की बात की तो ये टर्म आ जाती है प्रोबायोटिक्स। जो भी फूड्स ऐसे हैं जो रिच इन प्रोबायोटिक्स हैं,
जिनको हम अब बहुत सारी रिसर्चेज में और मॉडर्न लैंग्वेज में फर्मेंटेड फूड्स कहते हैं, जो नेचुरली फर्मेंटेड हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसमें हमारे पास दही तो सबसे अच्छी एग्जांपल है, लेकिन इसी तरह आप देखें दही से प्रोडक्ट्स कुछ बन जाती हैं। चीज़ जो है वो भी एक प्रोबायोटिक है। हमारे पास एक कॉमन आप उसमें देखें तो पिकल्स प्रोबायोटिक हैं। इसी तरह हम बहुत इजीली पिकल्स भी चलें, अगर हर कोई नहीं अचार खाता या अचार घर में नहीं बनता तो उसमें हम बहुत इजी वे है कि हम क्यूकम्बर्स को जो है वो काट के सॉल्ट में और विनेगर में डिप करके रखें, तो वो ऐसी फर्मेंटेशन हमें देते हैं कि वो बहुत अच्छी है हमारे गट के लिए और पूरे सिस्टम के लिए। टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सिंपली फिर एक घरों में ये माओं के लिए बड़ा, बस शायद मेरी बात सुन रही होंगी तो वो समझ जाएंगी, हम ये देसी घी बनाते हैं। उसमें जो हमारे पास वो एक लस्सी सी बच जाती है जिसको हम यूजुअली डिस्कार्ड कर देते हैं, वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। तो आप कोशिश करें कि उसको अपने बच्चों को पिलाएं। बेशक उसमें आप चीनी ऐड कर लें या फ्लेवर ऐड कर लें, लेकिन उसको आप किसी रेसिपी में यूज़ कर लें। इसी तरह ये पुराने वक्तों में एक वर्ड बोला जाता था बोली, वो गाय के दूध से पहले का क्लोस्ट्रम, उसकी खीर बनती थी, वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। तो ये सारे ऐसे फूड्स हैं जिनको हम यूजुअली जो है वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, कि यूजुअली जी। इसी तरह ब्रोकली है, गोभी है, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी है। तो अगर ये सब चीज़ें हमें मालूम हो तो हम इनको अपनी खुराक में शामिल करें, तो फिर कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है कि इम्यूनिटी जो है वो पैसे जो अल्टीमेटली आपने एक बीमारी से सफ़र होने के बाद जो है अपनी मेडिसिन के ऊपर लगाने हैं, उससे बहुत कम मिकदार जो है उस पैसे की अमाउंट जो है वो अपनी अगर आप खुराक के ऊपर लगाएं तो आप सेहतमंद भी रहेंगे। और डेफिनेटली ये बड़ी कॉमन इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और ये तमाम मेरा ख्याल है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के भी एक्सेस में हैं, इन तक रसाई जो है। तो बेसिकली जो विटामिन सी है और प्रोबायोटिक्स हैं, उनके ऊपर आपका प्रोटीन्स का कितना बड़ा रोल है इसमें, अगर हम देखें तो कोविड के हवाले से इम्यूनिटी में या इन्फेक्शंस में? बिल्कुल 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैंने प्रोबायोटिक्स आपको बताए। कुछ विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन्हीं चीज़ों में एक प्रोटीन भी है जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए, हम जैसे प्रीवियस भी डिस्कस करते आए हैं, प्रोटीन की एक अपनी ही सिग्निफिकेंस है। हर एज ग्रुप में, हर तरह, हर बीमारी में हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन प्रोटीन के बगैर हम मतलब आपकी बॉडी नहीं चल पाती। तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी में भी प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बीमारी में प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये टिश्यू जनरेशन, सेल जनरेशन, मसल फॉर्मेशन, तो जहाँ कहीं बीमारी है वहाँ इन सब चीज़ों की डिग्रेडेशन है। तो उसको दोबारा से बिल्ड करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। बेसिकली एक इंसान को पता होना चाहिए कि मैंने क्या खाना है और किस फूड में क्या कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं। अब जैसे अमरूद है, वो बड़ी कॉमन फ्रूट है और सस्ता है। इसी तरह से शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है फूड्स में, और अगर इनका हम रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर दें टाइम टेबल के, असल में हमारा फोकस जो है वो बेसिकली दाल रोटी के ऊपर ज़्यादा होता है, और उसमें हम एडिशंस जो हैं बाकी चीज़ों का करना जो है वो कॉन्सेप्ट है ना कि ताकत नहीं आएगी, रोटी नहीं खाई तो ताकत नहीं आएगी। अच्छा, गंदम के बारे में बताएं जरा, गंदम का क्या है इसमें रोल? लाइक जैसे कॉमन है कि हम समझते हैं, और मोस्टली गांव में यही समझा जाता है, अंडरसर्व्ड एरियाज में, इवन शहरों में भी, कि असल में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो गंदम है। ताकत गंदम से आएगी आपकी। ताकत का मतलब है कि इंटरनली आप स्ट्रांग होंगे गंदम से। सर मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से कि जब आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन है, सिर्फ कोरोना के हवाले से नहीं, वैसे भी अगर आपको नॉर्मली कोई इन्फेक्शन है, तो जो हम डाइट रिकमेंड करते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन, तो वो हाई कैलोरिक और हाई प्रोटीन ही होती है। ठीक है, जैसे प्रोटीन के हवाले से भी ज़ैनब ने बात की, तो हाई कैलोरीज का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो हमारे पास गंदम मौजूद है। ठीक है ना। अगर आपके पास कोई और इतने अच्छे सोर्सेज नहीं है, एक फैमिली जो बहुत ज़्यादा कुछ अफोर्ड, बहुत सारी सप्लीमेंटेशन, बहुत सारे महंगे फ्रूट्स या वेजिटेबल अफोर्ड नहीं कर रहे, तो अगर वो रोटी खाते हैं, आप देखें जो थोड़ा सा लोअर क्लास तबका है हमारे यहाँ आते हैं, वो लोग कम बीमार होते हैं, क्योंकि उनकी स्टेपल फूड मोस्ट प्रोबेबली गंदम होती है। तो गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इम्यूनिटी में। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अब मतलब अगर तो गंदम का है इतना बड़ा रोल, तो देन मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होगा कि फिर लोग बहुत ज़्यादा बीमार क्यों होते हैं? फिर हमें ये जो दूसरी एसेंशियल आपने चीज़ें बताई हैं, प्रोबायोटिक्स है, लहसुन है, अदरक है, लोग, अभी मैं वक्फे के बाद आपसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी पूछूंगा
कि अभी आलमंड्स हैं, कैशू नट्स हैं, ये सारी चीज़ों के इस्तेमाल की क्या ज़रूरत है? अगर जो है वो गंदम जो है वो आपकी गंदम इटसेल्फ कॉम्बिनेशन है, उसमें बहुत सारे जो है विटामिन भी मौजूद हैं, मिनरल्स भी मौजूद हैं। इसी वाले से आपने बात की तो मेरे जहन में बात आ गई कि सार्स इससे पहले एक वायरस जो था वो आया था, ठीक है ना। उसमें जब रिसर्चेस की गई थी, मेरा ख्याल 2003 में उन्होंने देखा कि जिन लोगों को नहीं हुई वो बीमारी, वो कौन से लोग थे। जब पता चला बाद में, जब उन लोगों ने टेस्ट किए तो पता चला वो लोग जिनका विटामिन डी के लेवल बहुत अच्छे थे, उन लोगों को जो है वो उस बीमारी ने ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया। फिर नेक्स्ट टाइम जब उसकी वेव आई तो लोगों ने विटामिन डी पे बड़ा फोकस किया, लोगों ने विटामिन डी ज़्यादा लेना शुरू किया। लेकिन उस दफ़ा फिर उन लोगों ने देखा कि जिन लोगों के विटामिन डी के लेवल्स पूरे थे उन लोगों को भी जो है इस बीमारी ने इफेक्ट किया। फिर जो उन लोगों ने दोबारा से फोकस किया तो पता चला कि विटामिन ए, फाइबर एंड विटामिन डी, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके जो है इम्यून सिस्टम को, कोई एक सिंगल जो है वो चीज़ नहीं, हाँ, बूस्ट करने के लिए। तो जो व्हीट है इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन मिलता है। लेकिन ये जैसे कि आपने बात की, लोग बहुत बीमार आते हैं, हमारे यहाँ प्योर आटा नहीं ना मिलता। Exactly. वो ये सब कुछ मौजूद है प्योर गंदम के आटे में। हम उसमें से जो काम वाली चीजें हाँ सारी जी, निकाल लेते हैं। हमारे पास मैदे वाला आटा आता है, वाइट आटा मिक्स होके आता है, जिसमें ये सारी चीजें नहीं होती। नाज़रीन, कोरोना के दौरान और आम इन्फेक्शन में और दूसरी बीमारियों से बचने के लिए कौन कौन सी खुराक जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, इस पर हम बातचीत का सिलसिला जो है वो एक वक्फे के बाद जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब करम एंड हफ्सा मुगल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी हैव हफ्सा मुगल एंड ज़ैनब करम विद अस। हम बात कर रहे हैं कोरोना के दौरान जो खुराक की इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर। हफ्सा, आप बता रही थी जो है गंदम के बारे में, और आपने बताया प्रोटीन जो योगर्ट है, और ये जो हमारे यहाँ अभी वेदर चेंज हुआ है और लकी टू हैव सो मेनी ड्राई फ्रूट्स, जो हमारे पास इतनी वैरायटी है ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स का कितना बड़ा रोल है? हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल के लिए इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए इसमें बड़ा अच्छा एक वो एडिशन है अगर आप अपनी खुराक को कर लें तो। इसमें इम्यूनिटी में कोई है रोल इसका ड्राई फ्रूट्स? बिल्कुल। वो लोग अगर जो लोग कोविड को फेस भी कर रहे हैं, जिनको कोरोना हो गया या जिनको नहीं हुआ, तो जो हमारा आजकल ट्रीटमेंट है, जो पहले चला था वो मेरा ख्याल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के नाम से कोई ट्रीटमेंट था जो दिया जा रहा था। अगर वो ले रहे हैं तो इसके साथ अगर हम जिंक इंक्लूड करते हैं तो वो बहुत बड़ा एडिशनल रोल प्ले करता है किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने में। तो जो हमारे जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं ये रिच हैं इन जिंक के हवाले से। उसके अलावा भी जिंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में जिंक पाया जाता है और सबसे रिच सोर्स ही सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो डेफिनेटली जो है वो डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। उसके अलावा हमारे यहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है ठंडे और गर्म का, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं सोचनी, इस चीज़ को एक साइड पे रख देना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ गर्म भी है, वैसे मैं तो बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट ये चीज़ नहीं मानती। गर्म का मतलब ये है कि अगर आप में फैट्स मौजूद हैं, कोई चीज़ आप इस तरह की खा रहे हैं, आपके बॉडी में थोड़ी सी ज़्यादा थर्मो रेगुलेशन हो जाएगी, आपकी फैट बर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर एक नॉर्मल बंदा है वो 2-3 चमचे भर के भी ड्राई फ्रूट्स के, या जिसे तिल हम कहते हैं, वो बड़े, उनको लोग कहते हैं जी बड़े गर्म है, अगर वो खा लें, अगर वो नॉर्मल है तो उसको कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो नॉर्मल फील करेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में फैट मौजूद है, बैड फैट्स हैं, तो अगर आप फिर वो खा रहे हैं तो फिर वो आपको गर्म महसूस होगा। तो वो भी एक आपके लिए अच्छा सोर्स है एनर्जी बर्न करने का, कैलोरीज बर्न करने का, आपकी फैट बर्न हो रही होती है। व्हाट इज द गुड टाइम, किस वक्त ड्राई फ्रूट खाना चाहिए? अच्छा, ये जो है सबसे बेहतरीन आपके पास टाइम है, आप इसको अपने स्नैक्स में इंक्लूड करें। आपके जो स्नैकिंग के टाइम है, जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट मेजर करते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना मेजर खाया, दरमियान में जब हमें भूख लगती है तो हम बुरी चीज़ों की तरफ भागते हैं। बहुत सारी रूटीन है, लोग ऑफिस में होते हैं या अपने काम पे होते हैं, तो मोस्टली लोग हैं ये समोसा है या कुछ, मतलब मैं ब्रांड का नाम नहीं बोलना चाहूँगी, इस तरह की चीज़ें हम उल्टी पुल्टी खाने लग जाते हैं। तो बेहतर है कि आप काले चने अपने पास रखें, आप आलमंड्स अपने पास रखें, आप खजूरें अपने पास रखें। इन सब चीज़ों का मिक्सचर बना के, पीनट्स आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भी भूख लगे, हर बंदे की जो सर्विंग है ड्राई फ्रूट की, वो उसकी अपनी एक फिस्ट है, अपनी एक मुट्ठी वो भर के जो है वो ड्राई फ्रूट्स जो है उनको खाएं। तो आपके बहुत सारे ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो हमारी बॉडी में अच्छे फैट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और जिंक की रिक्वायरमेंट भी जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी। और इसमें जो है अगर हम बात करें कि अफोर्डेबिलिटी की, हाँ जी, कि सारे लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कैशूज़ जो है और जो आलमंड्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन जो अखरोट है उसको सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। पीनट्स बड़ा अच्छा सोर्स है। तो मैं यही बस मैं पूछना चाह रहा था कि पीनट्स का जो बेनिफिट है, क्या वो इक्वल है? इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है वो मौजूद है। उसमें बहुत अच्छे ऑयल्स मौजूद हैं जो आपको बहुत थोड़े से रेट पे जो अवेलेबल है। उसके अलावा मैं ब्लैक जो चने हैं, काले चने, उनका एडिशन करना चाहूँगी कि उसके बहुत सारे फायदे हैं। ड्राई फ्रूट में कंसीडर, बिल्कुल ड्राई फ्रूट में हम उसको कंसीडर करते हैं क्योंकि वो ओमेगा 3, ओमेगा 6 का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा उसमें जिंक बड़ी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, उसमें बहुत
बहुत सारा फाइबर पाया जाता है, तो काले चने आप अपनी डाइट में जो है वो लाजमी मोस्टली लोग जो हैं वो कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को सोने से पहले ड्राई फ्रूट लेते हैं या फ्रूट लेते हैं, तो दैट इज इक्वली गुड। बिल्कुल इक्वली गुड, वो भी एक अच्छा टाइम है, जिस टाइम भी खाएं तो वो अच्छा है आपके लिए। स्नैकिंग के हवाले से मैंने इसलिए बात की कि जो आप बुरी चीज़ें खाते हैं तो आप अपनी रूटीन बनाएं, उनको अवॉइड करें, और फ्रूट्स जो और उसके साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अपने स्नैक्स में शामिल करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। और ज़ैनब, इसके अलावा जो है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, योगर्ट हो, जिंजर गार्लिक हो, और इस तरह से जो बाकी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, इसके अलावा से जो हमारी एक नॉर्मल रूटीन में जो हमारे घर पे खाना बनता है उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है स्पाइसेस का। एग्जैक्टली। हम चूंकि पाकिस्तान में हमारा कुछ कल्चरल और हमारी ट्रेडिशन ऐसी हैं कि हम स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इन स्पाइसेस का कोई बेनिफिट है हमें, या हमें इसको फॉर द टाइम बीइंग एक्सक्लूड कर देना चाहिए? नहीं, एक्सक्लूड तो नहीं, इनका ऑब्वियसली जो है ये बेनिफिशियल हैं। जैसे कुछ चीज़ें जिस तरह आप नमक कह लें, तो उसकी अगर आप बात करें तो सोडियम को थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए हमें, बेशक आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, लेकिन ये जो है हम कंट्रोल करें। अदरवाइज़ बहुत सारी जो ऐसी स्पाइसेस हैं जो हम लोग मोस्टली कॉमनली यूज़ इसलिए करते हैं कि बस एक रूटीन बनी हुई है कि गरम मसाला डालना है तो उठा के डाल दिया, एक टेस्ट है या एक खुशबू है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसका बेनिफिट क्या है और हम इसको यूज़ कैसे करें। जैसे बहुत कॉमनली यूज़ की जाने वाली एक स्पाइस है जिसे हम सिनेमन या दारचीनी कहते हैं। उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा, जैसे मैंने पहले बात की एंटीऑक्सीडेंट्स की, प्रोबायोटिक्स की, कि ये सब चीज़ें जो हैं ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी हैं। तो सिनेमन जो है वो इन दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा सोर्स है, स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको वही बात के कुक करने से बेहतर है कि आप इसको किसी कावे में डाल के पिएं, या आप सिनेमन पाउडर को जो है वो टी में, कॉफ़ी में, इवन जो लोग हैं वो योगर्ट के साथ मिक्स करके एज फ्लेवर यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास लौंग हैं, वो भी बहुत रिच सोर्सेज हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट उसमें भी बहुत ज़्यादा है, और वो भी हमारी डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ होता है। उसको हम जो है वो कावे की शक्ल में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम उसको शुगर के साथ या इवन हम उसको पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कि बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं कि आप उसको निहार मुँह जिसे कहते हैं, प्री ब्रेकफास्ट, आप उसको गर्म पानी के साथ यूज़ करें, या आप सोने से पहले उसको यूज़ करें, या लोग दूध में उसको यूज़ करते हैं, तो उसके वो भी एंटीऑक्सीडेंट हैं। इसी तरह हल्दी की हम बात करते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप देखें हल्दी वाला दूध, ये बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है, लेकिन वो बड़ी ट्रेडिशनली बहुत यूज़ होता है, लेकिन हमने शायद उसको फिक्स कर लिया है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, या चोट लगेगी तब। लेकिन अगर आप इसको वैसे अपनी डाइट का ही हिस्सा बना लें कि एक ग्लास ऑफ मिल्क में आप थोड़ी सी टर्मेरिक मिला लें और उसको उस तरह से इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हर स्पाइस का जो है वो ये स्पेशली जो मैंने मेंशन की, ये स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह बहुत छोटी छोटी कुछ और चीज़ें हैं, जिस तरह आप ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे थे, इसी तरह हमारे कुछ सीड्स हैं जो बिल्कुल मतलब कॉमनली अवेलेबल हैं, लेकिन वही बात के अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, सिर्फ पता है मूंगफली का, चलगोज़ों का या कैश्यूज़ का, तो आपने अवेलेबिलिटी की और रेट का सिर्फ एग्जैक्टली तो वो उसकी ऑल्टरनेट में हो सकते हैं। जैसे चिया सीड्स हैं, जिसको हम नॉर्मल ज़बान में तुख्म लंगा कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ई है, विटामिन ए है, और वो बिल्कुल अफोर्डेबल है। आपने उसको सिर्फ दूध में या दही में या पानी में डालना है और सोक करना है, और 1 चम्मच आपने पी लेना है, और उसके कोई प्राइस ऐसी नहीं है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह बाज़ार में जो है वो सनफ्लावर सीड्स मिलते हैं, पंपकिन सीड्स मिलते हैं, वो कहने को सिर्फ बीज होते हैं, लेकिन उनमें ऐसी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करती हैं, और उनका यूज़ बहुत इजी है कि आप उनको दूध में, दही में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, मतलब कि उनको भी एज नट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई थिंक कि अगर हम अपने ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स कि जो हमारे फोर फादर्स थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो हमसे ज़्यादा अवेयर थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो इन चीज़ों से हटते चले गए। बिल्कुल। और अब हमें दोबारा से लर्न कर, हमारी 2 जो जनरेशंस हैं वो इसी चक्कर में चली गई हैं, और अगली 2 जो हैं वो भी लगता है इसी चक्कर में चली जाएंगी। और वी नीड टू एक्चुअली स्टिक टू दीज पॉइंट्स ना। अगर लोगों को आज भी ये बताना पड़ेगा
बेसिक्स के बारे में भी, तो इट मींस कि हम बहुत एट स्टेक हैं बिल्कुल, द मोर नेचुरल द मोर बेटर आपके लिए। सर दुनिया में जो 50% अब रिसर्च हो रही है वो हुई न्यूट्रिशन पे रही है, लॉन्जेविटी पे हो रही है। अगर आप न्यूट्रिशन पे चल रहे हैं तो आपने जैसे कहा कि पिछली 2 जनरेशन, अब ये कहा जा रहा है न्यूट्रिशन पे रिसर्च करके कि अगर आप अपनी न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं तो हम तो एक बहुत अच्छी 120 साल की ज़िंदगी जी लेंगे, और वो भी बिल्कुल बीमारियों से हट के। अभी हमने वो फूड्स तो डिस्कस कर ली कि जो हमने खानी है, जो नहीं खानी उस पर मेरी सबसे बड़ी मदर्स को रिक्वेस्ट है कि मैदे वाली चीज़ें इनको स्टॉप कर दें। एक तो ये नूडल्स, ये मैक्रोनिया, ये जो टोटली मैदे से बनी हुई चीज़ें, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ घास फूस है बच्चों के लिए। इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने बच्चों को जो है वो अवॉइड करवाएं और हेल्दी फूड्स की तरफ आएं। मतलब वो ऐसी तमाम चीज़ें जो बच्चे आजकल जो पसंद करते हैं, जिनकी तरफ जाते हैं, वो अट्रैक्शंस हैं, आप उनको ग्रेजुअली जो है वो कम कर सकते हैं। आप वीकेंड के ऊपर बच्चों को टाइम दे दें कि आपके चीट मील है, जो आपने खाना है, इस तरह की चीज़ें जो फास्ट फूड है, जंक फूड जो है, जो आप वो वीकेंड के ऊपर कंज्यूम एक दिन के लिए कर लें और अट्रैक्ट करें बच्चों को। मेरा नहीं ख्याल कि आज की जनरेशन में बच्चे जो हैं वो अदरक लहसुन को खा सकेंगे या खाते होंगे। लौंग है या इवन रॉ जो आपकी गंदम है, जो रॉ गंदम है, उसकी रोटी खाना भी बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपने लोगों को मालूमात दी है, यकीनी तौर पे बड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में एक बात महसूस की होगी कि हमें बेसिकली अभी हमें तमाम लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बात का इदराक होना चाहिए कि कम अज़ कम जो हमारी नॉर्मल जो चीज़ें हम रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं, उनमें कौन कौन से अज्जा जो हैं, कौन कौन से विटामिन्स और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो उनमें पाए जाते हैं, ताकि हम फिर अपनी जो बच्चों की खुराक का ख्याल उस हिसाब से और इन चीज़ों का तनासुब जो है वो फिक्स कर सकें। इसके अलावा जो है वो हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं जब हम बीमार होते हैं कि कौन सी ऐसी खुराक है जो कोई हमें छोड़नी है, जो हमने नहीं खानी। अगर हम इससे आधी तवज्जो सिर्फ इस बात पे दें कि कौन सी ऐसी खुराक है जो हमने खानी है जब हम सेहतमंद हों, तो आप यकीन रखें कि आप बीमार नहीं होंगे। अपनी खुराक के अंदर फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और स्पाइसेस का ज़रूर ख्याल रखें। अभी सर्दियाँ आई हैं, बच्चों को मूंगफली बच्चों के को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, और जितने भी नट्स हैं अपनी खुराक के अंदर एक तनासुब रखें कि एक वक्त में, और कोशिश करें कि ये जो कोई भी ऐसी बाज़ारी अशिया है या मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम रखें। अपने बच्चों को वीकेंड के अलावा बाकी कोशिश करें कि ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड्स की तरफ लेके जाएं। सब्जियां और जो हैं वो फल, उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो, और सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका के जो है वो बिल्कुल उनको जला के जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए, ताकि उस सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाए जब जैसे उनकी अफादियत जो है वो भी बरकरार रहे। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और जिस तरह हमारी जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने बताया है कि किस चीज़ में कौन सी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, विटामिन सी किन चीज़ों में पाया जाता है, प्रोबायोटिक्स जो है, दही है, ये आप याद रखेंगे और अपने बच्चों को भी बताएंगे भी, सिखाएंगे भी, और उनको ये खिलाएंगे भी। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू नेक्स्ट वीक विद द न्यू प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।